Hello students, you have already studied the abiotic factor, temperature, and now we study the another most important factor, water and light. First of all, we study the water factor. Water is another the most important factor influencing the life of organism. In fact, life on earth originated in water and is unsustainable without water. वास्तव में जीवन वो पानी के अंदर ही उत्पन्न हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, और बगैर पानी के लाइफ कैन नॉट सर्वाइव. इट इज ओनली सस्टेनेबल when water is available. Its availability is so limited in desert that only special adaptations make it possible for organism to live there. डेजर्ट वगैरह में पानी इतनी सीमित मात्रा में अवेलेबल होता है कि वहाँ जीवों को सरवाइव करने के लिए कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस की आवश्यकता पड़ती है. द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स is also heavily dependent on water. And you might think that organism living in oceans, lakes and rivers should not face any water related problems. आप ये सोचते होंगे कि जो ऑर्गेनिज्म ओशंस में, लेक्स में या रिवर में रहते हैं उन्हें पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये सत्य नहीं है. उन्हें भी वाटर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है. जैसे फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी ऑफ वाटर becomes important. उस पानी की केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी पीएच क्या है, ये उन ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो उस पानी में रहते हैं. द साल्ट कंसंट्रेशन which is measured as salinity in per part per thousand is less than 5 in inland waters. जो इनलैंड वाटर्स हैं उसमें इस पानी की कंसंट्रेशन वो 5, ओशंस में 30 to 35, और जो हाइपर सैलाइन लैगून्स होते हैं वहाँ more than 100%. Some organisms are tolerant of a wide range of salinities. कुछ ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज को टॉलरेट कर पाते हैं, उन्हें यूरी हेलाइन कहते हैं, जबकि कुछ अदर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी. कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म
नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को ही टॉलरेट कर पाते हैं, उन्हें स्टेनोहेलाइन कहते हैं। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा because of osmotic problems they would face। बहुत से फ्रेश वाटर एनिमल समुद्र में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते, और इसी तरह समुद्र के एनिमल्स ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण वे अपने अपने एनवायरनमेंट में अडेप्टेड होते हैं। नाउ वी स्टडी द नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर विच डिटरमाइन द हैबिटेट और द एबायोटिक फैक्टर ऑफ बायोम is light। Since plants produce food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy। जैसा कि हमें पता है कि प्लांट्स वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रोड्यूस करते हैं, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि सनलाइट की आवश्यकता होती है। एंड वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, particularly autotrophs। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं आसानी से कि ऑटोट्रॉफ्स के लिए लाइट की इम्पोर्टेंस कितनी अधिक है, क्योंकि बगैर लाइट के वे फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स like the herbs and shrubs growing in forests are adapted to photosynthesize optimally under very low light conditions because they are constantly overshadowed by tall canopy trees। जो छोटे हर्बेशियस या सर्ब फॉरेस्ट में बड़े टाल कैनोपी ट्रीज के द्वारा हमेशा ढके रहते हैं, वे कैपेबल होते हैं कि लो लाइट कंडीशन में ही अपना भोजन सिंथेसाइज कर सकें। मैनी प्लांट्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन लाइट to meet their photosynthetic requirement for flowering। और बहुत से प्लांट्स को सनलाइट की इसलिए भी आवश्यकता होती है ताकि वे अपने फ्लावरिंग कर सकें, अपने फूलों को खिला सकें। अर्थात हर प्लांट के लिए एक स्पेसिफिक फोटो पीरियड की ज़रूरत होती है। अगर ये फोटो पीरियड से नहीं मिलता तो उसमें फ्लावरिंग रिड्यूस हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। फॉर मैनी एनिमल्स टू लाइट इज इम्पॉर्टेंट इन दैट दे यूज द डायरनल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन एज cues for timing for their foraging, reproduce and migratory activities। बहुत से एनिमल्स के लिए भी लाइट का ड्यूरेशन या उसके सीजनल वेरिएशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि
कुछ एनिमल्स लाइट का उपयोग करके दिन में एक्टिव होते हैं, दिन में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ रात्रि के समय एक्टिव होते हैं। अर्थात कुछ एनिमल डायर्नल होते हैं तो कुछ नॉकटर्नल होते हैं। इसी तरह से जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए भी लाइट इंटेंसिटी की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से एनिमल एक स्पेसिफिक सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं और माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ यानी कि कुछ एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह एक स्पेसिफिक सीजन में ही माइग्रेशन करते हैं। ये लाइट इंटेंसिटी या फिर ड्यूरेशन के ऊपर ही निर्भर करता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड is closely linked with that of temperature since the sun is the source of both। और लाइट कितनी अवेलेबल होगी लैंड पर, ये बहुत कुछ टेम्परेचर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी पर लाइट और टेम्परेचर का एक ही सोर्स है और वो है सूर्य। बट डीप इन ओशंस, अगर हम मोर देन 500 मीटर्स इन ओशंस में देखें जहाँ सूर्य की लाइट नहीं पहुँचती, तो वहाँ हमेशा अंधेरा ही रहता है। तो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स के लिए लाइट का मेन सोर्स क्या होता है, वहाँ जो है केवल कुछ थर्मल वेंट्स ही एनर्जी का सोर्स माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य की लाइट वहाँ तक नहीं पहुँचती। द स्पेशल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। और सोलर रेडिएशंस की जो क्वालिटी है वो भी जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली प्लांट्स वो केवल विजिबल रेडिएशंस, जिसे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं, उसमें ही भोजन बनाते हैं। उससे कम वेवलेंथ की रेडिएशंस या उससे अधिक वेवलेंथ के रेडिएशंस पे प्लांट यूज नहीं कर पाते। द अल्ट्रावायलेट component of spectrum is harmful to many organisms, while not all the colors component of the visible spectrum are available for marine water या marine plants। जो प्लांट्स समुद्र में काफ़ी डेप्थ के अंदर हैं, उन्हें सनलाइट की सभी वेवलेंथ प्राप्त नहीं होती। इसलिए ओशंस में सबसे ऊपर ग्रीन एल्गी, उसके बाद ब्राउन एल्गी और सबसे नीचे रेड एल्गी ये पाई जाती हैं, ताकि वे अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस का उपयोग करके अपना भोजन बना सके। नाउ द नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर इज soil. The nature and properties of soil in different places vary, and it is dependent on the climate, the weathering process, whether the soil is transported or the sedimentary, how soil development occurred. अलग अलग स्थानों पर सॉयल की नेचर और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। और ये किन बातों पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, उस मिट्टी के बनने का तरीका यानी कि वेदरिंग प्रोसेस कैसा है, वो सॉयल ट्रांसपोर्ट करके लाई गई है
या फिर उसका उस सॉयल वहाँ कैसे डेवलप हुई है, सेडिमेंट कैसे हुई है, तो इस बात पर भी उसकी प्रॉपर्टी निर्भर करती हैं। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉयल such as soil composition, soil grains and aggregation determine the percolation and water holding capacity of the soil. और सोयल की बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके पार्टिकल का साइज़ क्या है, उसमें कैसे एग्रीगेशन हो रही है, कौन कौन से पार्ट इकट्ठे मिल रहे हैं, ये सब इस बात को डिटरमाइन करते हैं कि उस सोयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी, उसमें पानी कितनी देर तक ठहर पाएगा। एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स along with parameters such as pH, mineral composition and topography determine to a large extent the vegetation in an area। और इन प्रॉपर्टीज़ के साथ ही, सॉयल की इन प्रॉपर्टी के साथ ही ये निर्धारित होता है कि वहाँ किस तरह की वेजिटेशन होगी, और उन वेजिटेशन के आधार पर ये डिटरमाइन होता है कि वहाँ किस तरह के एनिमल पाए जाते हैं। सिमिलरली इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट the sediment characteristics often determine the benthic animals that can thrive there। और इसी तरह से जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उनमें जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये निर्धारित करती है कि उसमें जो बेंथिक एनिमल्स हैं, जो बॉटम ड्वेलर एनिमल्स हैं, वो कौन से होंगे और कैसे वहाँ पर सरवाइव करते हैं। ओके, थैंक यू।